गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेजियम ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो। और उसमें सबसे लास्ट में मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। जो पोलन सैक है, मतलब कि एंथर है, तो पोलन सैक के अंदर बीच में कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स होंगे, उसको आप क्या बोलोगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। और मैंने आपको कुछ ऐसा भी दिखाया था कि यहाँ पे देखो कि बीच में क्या है, पोलन सैक। और पोलन सैक के बीच में ये एरिया है पूरा बीच में, वो सब क्या बोलोगे? स्पोरोजेनस टिश्यू। और टिश्यू है, दैट मीन्स के वहां पे सेल्स तो बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये जो सेल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेल्स है उनकी वजह से ही बहुत सारी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगी। डन। तो याद कर लो एक बार कि ये पूरा एंथर का स्ट्रक्चर था। चार कॉर्नर्स पे चार पोलन सैक्स थी, और पोलन सैक के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस सेल्स थे। और उस होमोजेनस सेल्स का जो बंच है उसको आपने क्या बोल दिया? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यहां से हम आगे पढ़ते हैं। सो माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीनेसिस मतलब क्या, कि बनना। और माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब क्या? माइक्रोस्पोर का बनना। सिंपल। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेंगे, हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन माइक्रोस्पोर मतलब क्या? पोलन ग्रेन्स। मतलब कि यहाँ पे पोलन ग्रेन्स किस तरह से बनती है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन का दूसरा नाम है। एग्जाम में भी कभी अगर पोलन ग्रेन की जगह पे माइक्रोस्पोर लिखा हुआ आए तो आपको समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। एज द एंथर डेवलप्स, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अब ये सब क्या है देखते हैं कि एज द एंथर डेवलप्स, मतलब जैसे जैसे एंथर डेवलप होगी वैसे वैसे द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मियोटिक डिवीजन मतलब क्या, कि जो सेल्स होंगे उसका क्या होगा? मियोसिस होगा। तो सिंपल बात है। अगर मियोसिस हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कैसे हो जाएंगे? हाफ, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अभी टेट्रा मतलब क्या? चार। तो जो माइक्रोस्पोर बनेंगे उनका इनिशियली बंच होगा चार चार के ग्रुप में, तो उसको आप क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। देन रिवाइज करता हूँ। एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होगी वैसे वैसे स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है उसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस होने से जो चार सेल प्रोड्यूस होंगे वो इनिशियली इकट्ठा ही रहेंगे बंच में, एक दूसरे से अलग जाएंगे नहीं। और ऐसा जो उसका फॉर्म है उसको आपने क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। डन। तो यहाँ पे देखो कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल है, इसका स्पोरोजिनस टिश्यू का जो कि बीच में थी उसका जो सेल है, उस सेल को आप क्या बोलोगे? पोलन मदर सेल। तो उसमें क्या हो रहा है? मियोसिस। मियोसिस होगा तो एक में से दो, दो में से चार सेल बन जाएंगे। लेकिन ये जो चारों के चार सेल्स जो हैं वो इकट्ठा ही रहेंगे, और आप उसको क्या बोलोगे? पोलन टेट्राड। डन। फिर ये जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और फिर आप क्या बोलोगे? उसको पोलन ग्रेन्स। आई होप इट इज क्लियर। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलो या तो फिर पोलन टेट्राड बोलो, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। As each cell of a sporogenic tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, मतलब क्या?
स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में कैपेबल है। तो सोचो आप कि जो एक सेल में से 4 पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये जो सेल किसका था? स्पोरोजेनस टिश्यू का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बीच में जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, तो उस टिश्यू में तो बहुत सारे सेल्स होंगे और हर एक सेल में से कितने बनेंगे? इस तरह से 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगी। तो इसलिए ये जो है स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स, उसको आपने क्या बोला? पोलन मदर सेल, जो कि कैसा हो गया? डाइप्लोइड, मतलब कि 2n। ठीक है, तो रिवर्स करता हूँ। एज ईच सेल ऑफ अ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएमसी। ध्यान रखना, पीएमसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पोलन मदर सेल। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मतलब माइक्रोस्पोर बनाने की प्रोसेस फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, मतलब पोलन मदर सेल में से माइक्रोस्पोर बनाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगी? तो वो मियोसिस से होगी, माइटोसिस से होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो रहे हैं? हाफ। ठीक है, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म, मतलब जैसे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, दे आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, मतलब कि वो 4 सेल्स के क्लस्टर में चिपक जाएंगे। तो आप उसको क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। And as the anther matures and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जैसा कि आपने यहाँ पे तो पढ़ा कि 4 सेल्स का बंच बन जाएगा, जिसको आपने क्या बोला? पोलन टेट्राड या तो फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, लेकिन ये जो 4 सेल्स है वो इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग कब होंगे? तो इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग तब होंगे जब जो एंथर है वो मैच्योर हो जाएगी और डिहाइड्रेट होगी तब। तो ये कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखनी है कि अगर एंथर मैच्योर नहीं होगी, डिहाइड्रेट नहीं होगी, तब ये 4 सेल्स जो टेट्राड के अंदर है वो अलग होंगे नहीं। लेकिन जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, तब जो माइक्रोस्पोर्स के जो सेल जो है बंच, वो सब के सब कैसे हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे और फिर वो इंडिविजुअली पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप हो जाएंगे। डन। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोर बोलो या तो फिर पोलन ग्रेन बोलो, दोनों एक ही बात है। एंड दिस माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड विद द डाइसेंस ऑफ एंथर, मतलब कि जब एंथर फट जाएगी तब ये जो माइक्रोस्पोर्स या तो फिर पोलन ग्रेन्स जो है वो अंदर से बाहर रिलीज होंगे। डन। द नेक्स्ट इज अ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है वो हम पढ़ते हैं। सो द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि पोलन ग्रेन्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब कि मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो बॉक्स है उसके अंदर जो भी बातें हैं वो, अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जाए कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो उसके अंदर ये जो बॉक्स है वो नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली इन्फॉर्म किया हुआ है कि अगर आपको ऐसे कुछ पोलन ग्रेन्स देखनी है तो आप किस तरह से देख पाओगे। ठीक है, तो ये थियरी का अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आपको कोई नोट्स में लिखना ही है कंपलसरी। सो हाउ टू ऑब्जर्व पोलन ग्रेन इन माइक्रोस्कोप, मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर आप पोलन ग्रेन को किस तरह से देख पाओगे? तो आंसर इज इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर। हिबिस्कस मतलब क्या?
जासूद बोलते हैं ना। सो इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, आप कोई भी फ्लावर के एंथर को टच करो या तो फिर, तो क्या होगा, यू वुड नॉट फाइंड द डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। मतलब आप जैसे ही टच करोगे तो वो फट जाएगी, और फटने के बाद आपकी फिंगर्स के ऊपर जो पाउडर फॉर्म में कुछ लग चिपक जाएगा, बहुत ही छोटे छोटे पाउडर के पार्टिकल्स होंगे। तो वो जो येलोइश पाउडर ही है वो क्या है, पोलन ग्रेन्स है, जो कि आपके फिंगर्स के ऊपर चिपक जाएंगे। एंड स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। मतलब कि आपकी फिंगर के ऊपर जो येलो कलर का जो पाउडर चिपका हुआ है, आपको उसको ग्लास साइड पे, कांच की एक स्लाइड के ऊपर पानी की एक बूंद रख के उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, उनके उसके ऊपर डालना है। डन। फिर आपको क्या करना है कि माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। सो यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। मतलब कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स देखेंगे तो आपको उसकी साइज भी कैसे मिलेगी डिफरेंट, शेप भी कैसे मिलेगा डिफरेंट, कलर भी कैसे मिलेगा डिफरेंट, इवन डिजाइन भी कैसे मिलेगा डिफरेंट। मतलब कि हर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर, सब कुछ कैसा होगा, डिफरेंट। तो इस तरह से आप माइक्रोस्पोर मतलब कि पोलन ग्रेन के बारे में स्टडी कर पाओगे। ठीक है, फिर थियरी को आगे बढ़ाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। शेप कौन सा है, जनरली स्फेरिकल, मतलब कि गोल होता है। साइज कितनी होगी, इट मे बी 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। देन इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, मतलब कि उसके आसपास 2 लेयर की वॉल बनी हुई होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, मतलब जो बाहर की वॉल होगी वो कैसे होगी, हार्ड मतलब कि सख्त होगी, और उसको आप क्या बोलोगे, एक्साइन। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, बाहर की जो ये वॉल है जो थिक भी है, आप उसको क्या बोलोगे, एक्साइन। और उसी जो इनर वॉल है जो बहुत ही पतली है, आप उसको क्या बोलोगे, इंटाइन। सो द आउटर वन इज नोन एज एक्साइन, इंटर वन इज नोन एज इंटाइन। डन। एंड दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कि जो आउटर वॉल है किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन। सो इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको आपने क्या बोला, स्पोरोनिन, स्पोरोपोलेनिन। तो आउटर लेयर मतलब कि एक्साइन वो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, और ये जो स्पोरोपोलेनिन है वो, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। मतलब कि इस अर्थ पे जो सख्त में सख्त जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें से ये एक है, कौन, स्पोरोपोलेनिन। एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। मतलब कि चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, H2SO4 हो, HCl हो, कोई भी हो, नेट कोई भी हो, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर डाल दोगे तो अभी इस स्पोरोपोलेनिन को कुछ होगा नहीं। स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब कि बेस के अंदर डालोगे तो अभी इसको कुछ होगा नहीं। आप बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी ले जाओगे तो अभी इस मटेरियल को कुछ भी होगा नहीं। मतलब कि ये इतना सख्त है। कौन सा मटेरियल है ये, स्पोरोपोलेनिन। एंड नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। मतलब कि आज तक हमें ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मिला जो इस स्पोरोपोलेनिन को, मतलब जो इस आउटर लेयर को डिग्रेड कर पाए। क्योंकि ये आउटर लेयर किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है, और ये जो आउटर लेयर है जो है बहुत ही सख्त है, जिसका हाई टेम्परेचर का भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग अल्कली डाल दो, एसिड डाल दो, किसी का भी कुछ भी इफेक्ट होता नहीं है। So the next is what are germ pores?
जर्म पोर्स क्या है, तो आपको इजीली मैं समझा दूं व्हाट इज जर्म पोर। ये जो आउटर लेयर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर है वो देखो कंटिन्यूस नहीं है, बीच में बहुत सारे छेद है, 1, 2 और 3 छेद है, जहां पे जो डायरेक्टली जो इंटाइन है वो बाहर की तरफ कांटेक्ट में है, बाहर के एटमोसफियर के, ठीक है। तो ये जो छेद है उसका आप क्या बोलोगे, जर्म पोर, ठीक है। उसका भी कुछ रोल है, वो भी हम देखेंगे आगे। डन। सो इन शॉर्ट, द आउटर लेयर इज नॉट अ कंटिन्यूअस, एंड जहां पे भी एक्साइन एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे भी एक्साइन एब्सेंट है, यहाँ पे भी एक्साइन एब्सेंट है, मतलब कि जहाँ पे भी एक्साइन एब्सेंट है उस जगह पे छोटा सा पोर, मतलब कि छेद बनता है, जिसको आप क्या बोलोगे, जर्म पोर। डन। सो व्हाट आर जर्म पोर्स? द पोलन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट एपर्चर, एपर्चर मतलब कि छोटा सा छेद जैसा, जिसको आप क्या बोलोगे, जर्म पोर्स, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, मतलब कि जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल्स, मतलब कि पोलन ग्रेन्स जो है वो फॉसिल्स के फॉर्म में बहुत लंबे टाइम तक वो प्रिजर्व रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मतलब कि स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस की वजह से। The exine exhibits a fascinating array of patterns and design, मतलब कि यहाँ पे जो एक्साइन है उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स होती है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है। हाँ, बेसिकली वो बनेगा किससे, वो किससे बना हुआ होगा, स्पोरोपोलेनिन का, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिफरेंट हो सकता है, उसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन is called the intine, and this intine is made up of cellulose and pectin, और वो बहुत ही पतला है, वो तो हमने देखा हुआ है, और ये कैसा है, कंटिन्यूस लेयर है। तो ये चीज भी याद रखना कि द इनर लेयर इज अ कंटिन्यूअस, मतलब कि उसमें कहीं पर भी छेद नहीं है, जबकि आउटर लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं है। देन आउटर लेयर किससे बना हुआ होगा, स्पोरोपोलेनिन का, इनर लेयर किससे बना हुआ होगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन का। The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by plasma membrane, मतलब कि पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, वो सब पता ही है आपको। When the pollen grain is mature, it contains just 2 cells. अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इनिशियली उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो कैसा होगा, बड़ा, हैज अ एबरेंट फूड रिजर्व, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारा फूड होगा, एंड थर्ड क्या है, इज अ स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब क्या, दोनों साइड पे कैसा होगा, दोनों एंड्स पे कैसा होगा, नुकीला, और बीच में से कैसा होगा, फूला हुआ, उसको क्या बोलोगे, स्पिंडल शेप। एंड हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, मतलब उसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस, मतलब बहुत थिक होगा, और न्यूक्लियस भी उसके अंदर होगा। ऑन द अदर एंड, ये जो जनरेटिव सेल है वो कैसा होगा, इज अ स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, मतलब कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो तैरता रहता है। एंड हैज अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, मतलब कि उसका न्यूक्लियस कैसा होगा, इरेगुलर शेप का होगा, और कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये दोनों ही सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में भी फिगर दी हुई है कि जो बड़ा वाला सेल है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, पोलन ग्रेन का है। उसमें जो बड़ा वाला सेल है उसका क्या नाम है, वेजिटेटिव सेल, और छोटे वाले का नाम क्या है, जनरेटिव सेल। डन। रिवाइज करता हूँ, वेजिटेटिव सेल कैसा होगा, बड़ा वाला, उसके अंदर फूड कैसा होगा, ज्यादा, शेप कैसा होगा, स्पिंडल शेप, और साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस, न्यूक्लियस भी होगा।
जनरेटिव सेल कैसा होगा, छोटा सा, जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो तैरता रहेगा, मतलब कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरा जनरेटिव सेल आ जाएगा। एंड हैज अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मतलब कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसमें से 60% से भी ज्यादा द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज, मतलब जो पोलन ग्रेन्स है वो 2 सेल वाले स्टेज में शेड होगी, मतलब कि बिखर जाएगी। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स मेटाबॉलिकली एंड to give a rise to the 2 male gametes and before the pollen grains are shed, मतलब कि वो कैसा होगा, 3 सेल वाला स्टेज हुआ। इसमें कुछ आपको समझ में आया होगा नहीं, वेट अ सेकंड। सो देखो यहाँ पे किससे, फॉर एग्जांपल ये एक एंथर है, ठीक है, इस एंथर को ही हम जूम आउट करते दिखते हैं, जूम इन करते दिखते हैं। तो सपोज कि ये एंथर है, तो उसके अंदर बहुत सारी पोलन ग्रेन्स होगी और ये क्या है, सब पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। और ये सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं जनरली उसके अंदर से 2 ही सेल होते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटे वाले को हमने क्या बोला था, जनरेटिव सेल, और बड़े वाले को हमने क्या बोला था, वेजिटेटिव सेल। डन। सो इन ओवर द 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं वो 2 सेल वाले स्टेज में होती है, छोटा वाला जनरेटिव, बड़ा वाला वेजिटेटिव। और ऐसी कंडीशन में जो एंथर है वो फट जाएगी और पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर बिखर जाएंगे। डन। लेकिन दूसरे प्लांट्स में क्या हो सकता है, देखते हैं। तो दूसरे प्लांट्स में क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल ये एंथर है, उसको फिर से हमने जूम किया, तो उसमें जो पोलन ग्रेन है उसमें जो बड़ा वाला सेल है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, वेजिटेटिव सेल। जो छोटा वाला है उसका क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन, मतलब कि वो एक में से कितना बन जाएगा, 2। मतलब कि इस तरह की जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर 3 सेल्स होंगे, एक बड़ा वाला कौन सा, वेजिटेटिव, और 2 छोटे होंगे जिसको आप क्या बोलोगे, जनरेटिव सेल्स। तो ऐसे पोलन ग्रेन्स में 3 सेल होंगे और ऐसी कंडीशन में जो एंथर है वो फट जाएगी और फिर अंदर से जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर निकलेगी। सो रिवर्स कर रहा हूँ, ओवर 60% ऑफ द केसेस इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलती है एंथर में से, तो वो 2 सेल वाले स्टेज में बाहर निकलेगी। लेकिन जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है 40%, उसमें जो पोलन ग्रेन्स जब एंथर में से बाहर निकलती है तो ऑलरेडी उसके अंदर 3 सेल होते हैं। लेकिन 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होगा, 2 ही सेल होंगे, और 40% में क्या होगा, 3 सेल होंगे। और 2 सेल है तो उसमें से एक सेल कौन सा होगा, वेजिटेटिव, दूसरा कौन सा होगा, जनरेटिव। और अगर 3 सेल है तो भी वेजिटेटिव तो एक ही रहेगा, लेकिन जनरेटिव कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।